नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हरियाणा कैबिनेट में नए मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को उनके विभाग अलॉट कर दिए गए। डॉक्टर कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय विभाग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही देवेंद्र बबली को पंचायती राज और पुरातत्व मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दोनों मंत्रियों को उनके विभाग मिलने के बाद बधाइयों का तांता लग गया। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को बधाई दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दो नए चेहरों को शामिल किया गया। उसके बाद से लगातार अटकलों का बाजार गरमाया हुआ था। आखिरकार दोनों बनाए गए नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, अब जब आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि मंत्री कमल गुप्ता को शहरी निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल मंत्रालय दिया गया है, तो मंत्री देवेंद्र बबली को पंचायती राज और पुरातत्व विभाग सौंपा गया है। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दो नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद से ही लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिरकार दो नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग जो है वो सौंपे जाएंगे। अब जाकर आधिकारिक पुष्टि जो है वो हो चुकी है। डॉक्टर कमल गुप्ता को जो नए नवनियुक्त मंत्री हैं उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज और हाउसिंग फॉर ऑल मंत्रालय जो है वो सौंपा गया है। तो वहीं अगर बात करें मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की, तो उन्हें पंचायती राज और पुरातत्व विभाग जो है वो सौंपा गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, काफी लंबे समय से लगभग बीते 21-22 घंटों से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि कौन कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। किस तरीके से देखते हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जिस तरीके से पहले मंत्रिमंडल में भी किसी को ऐड ऑन और किसी की छुट्टी नहीं की, उसके बाद अब जिस तरीके से जो विभाग सौंपे गए हैं बहुत ही शालीन तरीके से जो है वो विभागों का बंटवारा भी हो गया। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी ये नहीं होता, कुछ गठबंधन की सरकारें होती हैं, कुछ अकेली पार्टी की सरकार होती है और हर एक के अपने अपने मापदंड होते हैं। कोई सोच नहीं था कि गुजरात में पूरी कैबिनेट ही रिजाइन कर जाएगी, ये भी हो गया। राजनीति में कभी इंदिरा गांधी के वक्त एक कामराज प्लान आया, सब चीफ मिनिस्टर्स के सबके इस्तीफे ले दिए गए। ये पॉलिटिकली परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया से चल रही है, सेंटर में भी यहाँ भी। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ऐसी प्रतिभाएं कभी 50 साल में निकल के आती है जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा। और हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत किसी से अपना केवल काम से मतलब रखते हैं, कोई कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, कोई क्रिटिसिज्म में नहीं। इन्होंने देख के जो ठीक आदमी थे उनका चयन करा। वैसे हाउस के सभी मेंबर हमारे आदरणीय, चाहे कोई विपक्ष में है, सरकार में है, एमएलए होता है, पर जो देखे उन्हें कॉम्पिटेंसी देखे, उनकी काबिलियत देखे, उनका काम करने का तरीका देखे, उनकी हाउस में परफॉर्मेंस देख के, मैं दोनों को हाउस में देख रहा हूँ पिछले 2 साल से। डॉक्टर साहब जब भी किसी विषय पे बोले बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना स्टार्ट करा और विद रीजन सारी बातें अपनी हाउस में रखी। ऐसी बबली जी का है, वो भी एक बहुत अच्छे जवान लड़के हैं, अच्छी प्रतिभा है। दोनों को जो सिलेक्ट करे, उनको जो डिपार्टमेंट दिए गए उनके टेस्ट के दिए गए। गुप्ता जी प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और उनका इंटरेस्ट शहर में, उनके जो टेस्ट है उसके हिसाब का उन्हें डिपार्टमेंट दिया गया। उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज बहुत बढ़िया महकमा दे दिया गया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके साथ हाउसिंग फॉर ऑल है, उन्हें पंचायत डेवलपमेंट दे दिया। शहर की ग्रामीण भूमिका से थे, उन्हें दे दिया गया। दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। अभी मेरे सामने दफ्तर पे इस फ्लोर पे भी रौनक बढ़ गई उनके आने से। हमारी शुभकामनाएं है कि दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उनके लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। दोनों मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। पहली बार ही बबली जी तो पहली बार ही चुने हैं, गुप्ता जी दूसरी बार चुने हैं, पर एक पॉलिटिकली सफर में इन्हें जो मिलना चाहिए था बहुत अच्छा मिला है, बहुत बढ़िया तरीके से मिला है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। हमारी टीम, पूरी टीम कैबिनेट बन गई स्टेट की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके से विभागों का आवंटन हुआ है इससे और अधिक बल जो है वो मौजूदा मंत्रिमंडल को मिला है। और हमारी यही प्रयास रहेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर प्रभावशाली तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला से मिलने के बाद देवेंद्र बबली हरियाणा कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद
अजय चौटाला से मिलने पहुंचे थे। अजय चौटाला और देवेंद्र बबली की मुलाकात सिरसा में हुई। वहीं बबली को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय चौटाला ने उन्हें बधाई दी। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली बुधवार को बरनाला रोड स्थित रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और इसके बाद जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का आशीर्वाद देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। अजय सिंह चौटाला को बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार अब पूरी तौर पे कंप्लीट हो चुकी है और भाजपा ने जो हमसे प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने का काम किया है। देवेंद्र बबली जी हमारे नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी बात पे फूल चढ़ाए हैं। अब बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसी तरीके से एडजस्ट करने का काम दूसरे जो चेयरमैनशिप हैं, कोई सरकार में दूसरे अहम पद हैं, उन पे किया जाएगा। माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे पार्टी के पूरे संगठन का और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत जी का और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उन्होंने मुझे कैबिनेट में अपने साथ लिया और जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी, मैंने पहले भी अपना जीवन सच्चाई और अच्छाई के साथ काम करके टोहाना के लोगों के आशीर्वाद से याद रखाया हूँ। आगे जो प्रदेश में लोगों को मेरे से उम्मीद है, जो हमारी पार्टी को उम्मीद है, जो हमारे नेताओं को उम्मीद है, मैं उन पर खरा उतरूंगा। और अब खबर कैथल के गोहरा चीका से है, जहां 8 जनवरी को कैथल में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर सांसद नायब सैनी गोहला रेस्ट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग में कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद नायब सैनी ने कहा कि कैथल रैली में लाखों का जनसैलाब उमड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की इस प्रगति रैली में कैथल जिले को करोड़ों रुपए की सौगात मिल सकती है। न्यूता ही नहीं देना, न्यूता देते हुए कैथल में तो साथियों ने बताया कि कितने लोग 8 जनवरी को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कैथल में एक हरियाणा प्रगति रैली, वहां पर लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। पिछले 7 वर्षों में जो हरियाणा प्रदेश की एक विकास की गति बड़ी तेजी से हरियाणा के अंदर चली थी, पीछे क्योंकि 2 वर्ष ये कोरोना का कार्यकाल रहा, क्रूशियल समय रहा, उस क्रूशियल समय के अंदर विकास की गति कुछ धीमी पड़ी थी। वो गति धीमी ना हो और हमारे इस कैथल जिला के अंदर जो भी नए कार्य या पिछले कार्य चले हुए थे, उन सब कार्यों को गति देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को यहाँ पर कैथल में आ रहे हैं और उसी निमित्त आज चीका के सभी कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और उन सब की ड्यूटियां लगी हैं। और खबर करनाल से है, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करनाल पहुंचे और उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से 1000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से हवा से ऑक्सीजन बनेगी। ऐसे 2 प्लांट लगाए गए हैं, यानी कि 2000 लीटर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन अस्पताल में तैयार होगी। इसका काफी फायदा होगा। जब कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया, जिसके बाद ओपीडी में गए और लोगों से मुलाकात की। साथ ही एमबीबीएस कर रहे तमाम छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनके सवालों का जवाब भी दिया। लॉन्ग फ्रेम ले लो यार, लॉन्ग फ्रेम ले लो। समाज के आदर्श के रूप में रहना चाहिए, तो वैसा मैं डॉक्टरों को भी कहा था। लेकिन जो भी कोई डॉक्टरों के ऊपर कभी हिंसा होती है, उसको हम सहन नहीं रहेंगे। डॉक्टरों को बराबर कानून की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सरकार भी वही काम कर रही है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नए साल का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मानसिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने के साथ ही 2 साल का एरियर देने और कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा की है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। नए साल 2022 का आगाज होने वाला है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का कर्फ्यू लग गया। इसी कड़ी में गुरुग्राम के डीसी ने कानून को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम के डीसी की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर आने की इजाजत होगी। पब और बार कोविड नियमों का पालन करते हुए न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लागू कर दिया गया था। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी आवाजाही पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही गुरुग्राम के डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि न्यू ईयर का जश्न अपने घरों में ही मनाएं। कोविड-19 का जो संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो न्यू ईयर का भी अब समय आया हुआ है, उसके इस तरह की जो तैयारियां हमने की हैं कि इस तरह के फंक्शन के तहत ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से देश भर में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर डाटा इकट्ठा किया गया। इसी के अंतर्गत कुछ स्कूलों में वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। 2007 और उससे पहले जन्म तिथि वाले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभी जैसा आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा के जो सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग हैं, उनकी वैक्सीनेशन अनाउंस की थी। तो आज उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की गई, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग करी गई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में जो है वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके दिशा निर्देश जो ही गाइडलाइंस और डिटेल में प्राप्त होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अभी जो है उसमें ऐसा किया जाएगा कि 2007 या उससे पहले जिन बच्चों का भी जन्म हुआ है उनको हम 3 जनवरी से वैक्सीनेट करना शुरू कर रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन जब बच्चों का स्कूल के एडमिशन नहीं होगा, यानी कि बच्चों का स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा, तो वो कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों बच्चे स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल जाने से महरूम हैं। ऐसे में बच्चे बुधवार को गुरुग्राम के डीसी यशकर के ऑफिस पहुंचे और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। स्कूल की ड्रेस में बच्चों को ऑफिस के बाहर बैठा देख गुरुग्राम के डीसी मिलने पहुंचे। बच्चों ने बताया कि स्कूल संचालक उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उनका 134A के तहत एडमिशन होना है। डीसी यशकर ने बच्चों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन बच्चे माने नहीं। वहीं एडीसी ने भी अभिभावकों और छात्रों को काफी समझाने की कोशिश की। कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा भी दिया। कमेटी गठित हो चुकी है कल, क्योंकि ये स्टेट वाइड इश्यू चल रहा था। अब एक कमेटी गठित हो गई है। कमेटी है, उसके आदेश आज ही हमें मिले हैं। कल शाम में गठित हुई है, आज आदेश मिले हैं।
उसमें एडीसी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और DRO या उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 मेंबर्स की कमेटी गठित हो चुकी है। कमेटी को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। मेरा बेटा विवेकानंद स्कूल एकेडमी में अभी उसका स्कूल अलॉट हुआ है और मैं फिरोज गांधी में रहती हूँ। रोज हम जाते हैं स्कूल, रोज नए नए बहाने देके हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं है, स्कूल नहीं देगा आपको एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते, यहाँ भी DC साहब हमें आश्वासन देके निकाल देते। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया, हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम DC साहब के यहाँ रोज स्कूल लगाएंगे, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे। जींद के सफीदों में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। DAP खाद की कमी के बाद यूरिया की कमी होने से किसान बेहद नाराज हैं। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों में महिला किसान भी शामिल नहीं। किसानों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को शांत कराया। किसानों ने कहा है कि सुबह 6 बजे से लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें यूरिया नहीं मिली। SDM ने कहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। खाद लेने के लिए किसानों को पहले टोकन लेना होगा। सबको खाद दिलवा दी जाएगी और इसके लिए मैं जहाँ पे देखने आया हूँ एक प्रोसेस बना देंगे, सबको टोकन बांट के, और हो सकेगा किसी 1-2 एजेंसी में और शिफ्ट करके कोशिश करेंगे सबको खाद मिल जाएगी, पर्याप्त मात्रा में खाद। और अब गुरुग्राम के मानेसर से खबर है, जहां 1 साल पहले मानेसर पंचायत और उसके साथ लगे हुए अन्य 28 गांवों को लेकर नगर निगम का गठन किया गया। मानेसर में नगर निगम का कार्यालय भी बनकर तैयार हो गया, अधिकारी भी नियुक्त हो गए थे। लेकिन अब 1 साल के बाद ग्रामीण एकजुट हुए। एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 29 गांवों की महापंचायत ने एक रेगुलेशन पास किया। नगर निगम को बंद कर जल्द ही वापस पंचायत का दर्जा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम की कार्यशैली से त्रस्त है, किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी गांव की हालत और ज्यादा बदतर हो गई है। ग्रामीणों ने कहा है कि वो इस विषय में CM मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। मानेसर में एक महापंचायत के रूप में पंचायत हुई है, जो कि लगभग 30 गांव तो जो इसमें निगम में आए हैं वो, और अदर गांव भी यहाँ शामिल हुए हैं। सभी ने यहाँ शामिल होकर एक निर्णय लिया है कि मानेसर नगर निगम ना रहे, और उसका मैं भी समर्थन करता हूँ, मेरे सारे साथी भी, बाकी जितने भी यहाँ सरदार है सभी ने समर्थन किया है कि नगर निगम मानेसर को रद्द किया। पलवल के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला उपायुक्त कार्यालय के पार्क में इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान उर्मिला रावत और राममूर्ति दलाल ने की, जबकि संचालन जिला सचिव कृष्णा देवी ने किया। आंगनबाड़ी नेता राजवती और पुष्प ने कहा कि केंद्र प्रशासन ने रेलवे, हवाई जहाज और पेट्रोलियम सहित कई विभागों को भेज दिया और अब आंगनबाड़ी के काम को भी प्रशासन निजी हाथों में सौंपना चाहता है। हमारी जो मांगे हैं 19 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, उसमें मांगे हमारी बहुत सारी हैं, जैसे कि जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता, कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो वर्करों की जो हमारी है हम चाहते हैं कि हमें सैलरी दी जाए, हमें वेतन दिया जाए, जो कि हमें मानदेय मिलता है, तो जो वो वेतन दिया जाए 24,000 वर्करों को दिया जाए और कम से कम 16,000 हमारी हेल्पर्स को दिया जाए। हमारी 2018 की भी मांग लंबित है, जैसे कि वर्करों का 1500 बढ़ा था मानदेय और हेल्पर्स का हमारे का बढ़ा था 750, वो भी हमें नहीं दिया गया, उसे बढ़ाया जाए। हमारे केंद्रों का किराया बहुत कम आता है, 200 रुपये पलवल का दिया जाता है शहर का, जो कि कहीं पर भी नहीं है। सभी शहरों में, छोटे शहरों में 3000, बड़े शहरों में 5000 है और गाँवों का 2000 है, जो कि अभी तक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। 2000 क्या 500 भी नहीं है, 200 रुपये है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे शहरों का उन्होंने रूम्स हमें अवेलेबल कराने के लिए बोल रखा है, एक रूम है, किचन है, सब कुछ होने चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 3000 हमारे यहाँ का सेंटर का किराया। भिवानी में किसानों और मजदूरों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सहकारी विकास प्रसंघ ने एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में जिले के सभी सहकारी संस्थाओं के निदेशकों ने भाग लिया। साथ ही परिचर्चा में अपने विचार रखते हुए महाप्रबंधक नरेश तंवर ने कहा कि सहकारिता का मनुष्य से गहरा संबंध है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी के विकास के लिए उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है। कुरुक्षेत्र के बाल भवन में एक साथ 4 जनहित कार्य किए गए और इन जनहित कार्यों में निःशुल्क डेंटल चेकअप, स्वास्थ्य जांच शिविर, आंखों का चेकअप और वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। वहीं लायंस क्लब की महिला विंग ने इन कामों का आयोजन करवाया। साथ ही बाल भवन के विद्यार्थी ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के भिवानी खेड़ा खिलाड़ियों ने जीते 21 मेडल, जिनमें से 9 गोल्ड, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वहीं कोच अशोक सैनी ने बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। तो दूसरी ओर शानदार प्रदर्शन के बाद गांव वासियों ने खिलाड़ियों और कोच का जोरदार स्वागत किया। मेडल दिखाओ अपना से। अभी हमारे जो भिवानी खेड़ा गांव से 34 यानी कि 34 बच्चे खेलने गए थे यहाँ से, वो गए थे अम्बाला में, जो कि हरियाणा का पूरा था। उसमें लगभग 500 के करीब पार्टिसिपेट ने भाग लिया, जिसमें हमारे 34 बच्चे गए। इसमें हमारे 9 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। और इसमें गांव वाले भी मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ तो गांव वाले जैसे पेरेंट्स हैं सभी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं मेरा। और गांव वाले जितने भी पेरेंट्स हैं अपनी माने लड़कियों को भेज रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लड़कियां आ रही हैं आपके सामने, देखो आने वाला टाइम बहुत खराब है, इसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करना बहुत जरूरी है। चरखी दादरी के दाढ़ी बाना में रहने वाली कबड्डी खिलाड़ी प्रीति की संदिग्ध मौत के बाद कोई कार्रवाई न होने से ग्रामीणों ने नाराज होकर पंचायत का आयोजन किया। साथ ही कहा कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 3 जनवरी से चरखी दादरी के रेलवे सचिवालय के पास आमरण अनशन शुरू करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खिलाड़ी प्रीति के दादा ने कानूनी कार्रवाई न होने से आहत होकर सुसाइड भी कर लिया था। 3 महीने हो गए लड़की की डेथ हुए। ये मतलब जो स्टार्टिंग में जो बात थी वही अब लगे, इसमें कोई नई बात नहीं हुई है। इसमें जो दोषी उनके नाम भी दे रखे, इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और बार बार हमने एसपी साहब से मिल लिए और जो सीआई इंचार्ज है दिलबाग सिंह उससे मिल लिए। चल रहा पूछताछ चल रही है, लेकिन आज तक कोई संतुष्टि जवाब हमें। जगाधरी जेल में आयुर्वेदिक केयर सेंटर और आयुर्वेदिक डिस्पेंसर खोला गया है, जिसका शुभारंभ जेल पुलिस अधीक्षक संजीव पाताड़ ने किया है। संजीव ने बताया कि कोविड के कारण सब कुछ बंद था, जिसकी वजह से अब डीजीपी जेल के दिशा निर्देश पर आयुर्वेद केयर सेंटर खोला गया है। इस सेंटर में 9 तरह के आयुर्वेद उत्पाद बनाए जाएंगे। आज हमने हर एक का आयुर्वेदिक केयर जो हमारे पास यहाँ आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट हैं जो बनाते हैं उसका इनॉग्रेशन किया है। यहाँ लगभग 9 किस्म के आयुर्वेदिक के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जेल है, आंवले का जूस है और आंवला की कैंडी जो होती है वो कैंडी है, तुलसी का अर्क है, गुलाब का हमारे पास है जो गुलाब जल है और हल्दी का अर्क बनता है और केस किंग हेयर ऑयल जो बालों में लगाते हैं वो भी बनाते हैं, फ्रेश जो चूर्ण है वो बनाते हैं। और एलोवेरा का हमारे पास प्लांट है यहाँ, यहीं से हमारे पास एलोवेरा का जो प्लांट है उससे हम रॉ मटेरियल मिल जाता है हमारे को। और एक हमारे पास डॉक्टर है आयुर्वेदिक को, डॉक्टर श्वेता है यहाँ जिनकी पोस्टिंग है, साथ में टेक्नीशियन है और फार्मासिस्ट भी हैं एक। तो एक बड़ा अच्छा हमने ये प्रोडक्ट जो शुरू किए हैं। बहुत ट्रैवल एजेंसी संचालक और स्टाफ से हथियार के बल पर जबरन वसूली करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए। दरअसल आरोपी हर रोज पिस्टल दिखाकर बस स्टाफ से फिरौती ले जाते थे और फिरौती न देने पर बस स्टाफ के साथ मारपीट करते थे। ये मामला जैसे पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार के संज्ञान में आया, उन्होंने मामले की जांच की। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी CIA 2 पुलिस को सौंपी। नोटिस में आया था, नोटिस में आने के बाद कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद केस रजिस्टर कर लिया था। 24/11/21 को केस रजिस्टर करके और इस केस रजिस्टर करके CIA 2 के द्वारा तफ्तीश की गई थी। तफ्तीश के अंदर दीपू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके
मैगजीन, एक असला बरामद हुआ है, मैगजीन हुआ है, मोबाइल बरामद हुए हैं, 5,000 रुपये बरामद हुए हैं। उसको गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पे लिया। 4 महीने पहले पिनगवा कस्बे से घर से लाखों रुपए लेकर गायब हुई 6ठी कक्षा के छात्र की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दोनों आरोपियों में से पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे आरोपी की जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक हत्यारे कोई दूसरे नहीं बल्कि पड़ोसी मित्र ही हैं, जिन्होंने रुपए के लालच में अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। साहिम है, 6ठी कक्षा में पढ़ता था। इसकी उम्र तकरीबन 11 वर्ष है, लेकिन ये उम्र कम थी और बड़े बच्चों के साथ ही उसकी उठ बैठ थी और दोस्ती थी। और अभी इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी वहाँ मौके पर ले जाएंगे, डेड बॉडी रिकवर करेंगे और जो पैसे साहिम के पास थे उसकी रिकवरी की। और अब खबर फतेहाबाद से है, जहां धांगड़ गांव में हुई ओनर किलिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा मृतका के पति और जन संगठनों से जुड़े लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। इसी के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि घटना को 1 महीने बीत चुका है, मगर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। ये भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI और जनवादी महिला समिति जो है वो धांगड़ के अंदर जो एक प्रकरण हुआ, मतलब इज्जत के नाम पर एक लड़की की हत्या कर दी थी, तो ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और हमारे दोनों जन संगठनों की जो मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जैसे तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए। और आए दिन समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो हमारे दोनों संगठन जो है पीड़ित परिवार के साथ हैं। और आए दिन हरियाणा के अंदर जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है। जब भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है और उसके बाद में फिर ये इज्जत के नाम पे जो है अनेकों घटनाएं हो रही है, तो इसमें हमारे दोनों संगठन साथ मिल गए ये डीसी दफ्तर के बाद। महम चौबीसी के मदीना गांव में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। दरअसल मृतक लंबी बीमारी से परेशान था, जिससे तंग होकर व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिली थी एक व्यक्ति ने यहाँ वृक्ष पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की हुई है। तो सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसकी शनाख्त होगी और वारिस आगे वारिसों की बयान पर 174 कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पानीपत असंध रोड टंडन फिलिंग स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सड़क किनारे खड़ी कार को सामने से आ रहे ट्राले ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार सवार 35 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई और मौके से ट्राला चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा भाई जोगिंदर कल शाम को 7 बजे अपने पापा को दवाई दिलवाने के लिए सोदापुर गया हुआ था। वो दवाई दिलवा के वापिस आ रहा था। सोदापुर से नोरा मोड़ से क्रॉस करते ही टंडन फिलिंग स्टेशन के पास अंकल बोले कि भाई मेरे को बाथरूम करना है, तो उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और वो बाथरूम करने के लिए अंकल उतर गए और वो गाड़ी में बैठा हुआ था। तो ये खुखराना की तरफ से बलगर आया, राख का भरा हुआ 24-22 टायरी। तो इसने बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में था या किसी नशे में था, दूसरी साइड में जाकर इसने गाड़ी को टक्कर मारी और जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और फिर वो जो ट्रक था वो जाके नहर में गिर गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।